देखिए स्फेरिकल मिरर स्टार्ट कर रहे हैं, समझिए। मैंने आपसे बोला कि ये एक थिन हॉलो स्फीयर है। क्या है ये? एक थिन हॉलो स्फीयर है। थिन वॉल का एक हॉलो स्फीयर मैंने लिया हुआ है। इस हॉलो स्फीयर को मैंने यहाँ पर देखिए दो आपको लाइंस दिखा रहा हूँ। इन दोनों लाइंस के अबाउट मैंने इस हॉलो स्फीयर को कट किया। ठीक है, कट किया मैंने इन दोनों लाइंस से इस हॉलो स्फीयर को इस तरह से सिंपली यहाँ पर कट कर दिया। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि स्फीयर की बात हुई, ये 3 डायमेंशनल बॉडी है। आपने अगर इसको कट किया तो आपको बाउल लाइक स्ट्रक्चर मिलने वाला है ना। तो बाउल लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देन मैंने इस पार्ट के इस वाली सरफेस पे पॉलिश कर दिए। पॉलिश करने को हम फिजिक्स के अंदर ये भी बोलते हैं कि हमने सिल्वरिंग कर दी है, सरफेस की सिल्वरिंग कर दी है। एंड ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट के इस वाली सरफेस पे सिल्वरिंग कर दी है। आप जिस सरफेस की सिल्वरिंग करते हैं उसकी अपोजिट सरफेस जो होगी वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करने लगेगी। तो आपको दो सरफेस यहाँ पर दिखने, दो यहाँ पर पार्ट दिख रहे हैं। इन दोनों पार्ट को मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि इस पूरे के पूरे स्फीयर का सेंटर था, ये सेंटर ऑफ ओरिजिनल स्फीयर ये था। देन मैंने इस तरह से दो पार्ट कट किए हैं, दोनों पार्ट्स पे इस तरह से पॉलिश की हुई है। ठीक है, ये दो पार्ट्स मुझे मिले हैं। इस वाले पार्ट को मैंने ये दिखाया हुआ है आपको, ये पार्ट है एंड ये वाला पार्ट यहाँ पर है, देख पा रहे हैं। तो बेसिकली इस सरफेस को हम बोलते हैं कि ये जो है ये कॉन्वेक्स सरफेस है। ये जो आपको कर्वेचर दिख रहा है उसमें जो आउटर सरफेस होती है, दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस। तो हमने जब कॉन्वेक्स सरफेस पे सिल्वरिंग की तो बेसिकली इसके अंदर वाली जो कॉन्केव सरफेस थी वो रिफ्लेक्टिंग हो गई, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करने लगी। तो हमें जो मिरर मिल रहा है, इस मिरर को हम बोलेंगे दिस इज कॉनकेव मिरर। क्या है ये? कॉनकेव मिरर है। एंड सिमिलरली ये जो आपको सरफेस दिख रही थी, ये सरफेस कॉनकेव सरफेस है। हमने कॉनकेव सरफेस पे जब सिल्वरिंग की है तो कॉन्वेक्स सरफेस आपको जो दिख रही है ये रिफ्लेक्टिंग हो गई। जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गई उसी के बेसिस पे हमने मिरर की नेमिंग कर रखी है। सो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? ओके। देन यहाँ पर देखिए ओरिजिनल स्फीयर जो था, ओरिजिनल जो थिन हॉलो स्फीयर आपने लिया था, इस थिन हॉलो स्फीयर का जो सेंटर था, ये सेंटर, यही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस स्फेरिकल पार्ट का। ये जो आपको कॉनकेव मिरर मिल रहा है, इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यही पॉइंट होगा। एज वेल एज ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यही पॉइंट होगा। तो ये जो पॉइंट आपको मैंने दिखाए हैं ओरिजिनल स्फीयर के जो सेंटर्स थे वही है। तो दिस इज द सी से जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम इस पार्ट को देखें तो इस तरह के एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। आप 3 डायमेंशनल बॉडी है, समझ पा रहे हैं मैं इसको? आपको एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है बेटा। ठीक है, अभी जो बाउल लाइक स्ट्रक्चर है उसमें आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट जो इस बाउल लाइक स्ट्रक्चर का सिमेट्रिकल पॉइंट है। इस सिमेट्रिकल पॉइंट पे, इस सिमेट्रिकल पॉइंट को हम बोलते हैं, पॉइंट पी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं दिस इज पोल ऑफ मिरर। क्या है ये? पोल ऑफ मिरर है। so this is point P which is called the pole। एंड यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं देखिए।
आपको ये जो साइज मिल रहा है यहाँ पर मिरर का, ये जो साइज मैंने आपको दिखाया हुआ है, कॉनकेव मिरर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये साइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस साइज को हम बोलते हैं दिस इज द अपर्चर ऑफ मिरर। क्या है ये? अपर्चर ऑफ मिरर है, ठीक है, ओके। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये किस तरह की लाइन मिल रही है ना, ये देखिए ये लाइन जो आपको दिखाई है मैंने, जब आप पोल को कनेक्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आपको ये एक लाइन मिल रही है। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, ओके। तो ये कुछ अभी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, इनके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी आगे आएंगे। यहाँ पर एक चीज और मैं बता सकता हूँ कि इस ओरिजिनल स्फीयर की रेडियस जो थी, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आपको इन दोनों मिरर के लिए भी, इन दोनों कर्व के लिए भी मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट, अगर इसको आर में बोल दूं तो पोल से लेकर के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतने सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए, ठीक है, ओके। यस देखिए अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेज की। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रेज की बात कर रहे हैं। इसमें से फर्स्ट डायग्राम मैंने कॉनकेव मिरर के लिए ड्रॉ किया हुआ है, दूसरा डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के लिए। बेसिक सा लॉजिक है कि अगर कभी भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रे किधर से जाती है, ये हमें समझना है। जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आएगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करते हुए जा रही होगी। ये पॉइंट आपको देखिए दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना ये पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। कौन सा पॉइंट है ये? फोकस। फोकस की बात भी करेंगे अभी आगे। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर, आपने ये पढ़ा होगा पहले क्लासेस में जरूर कि फोकस बोलते हैं हम इसको। तो अभी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो रे होगी, रे passes through focus after reflection from mirror, है ना बेटा? ठीक है, बोलिए। आपको यस फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है कि जब आप कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तब तो इसको फोकस से ले जाना दिख रहा है, चलिए फोकस। जब आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हो तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस बिहाइंड द मिरर होता है, ओके। तो इस केस में जब आप रे को इंसिडेंट कराएंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही आपको यहाँ पर रे रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी, एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे जब रे इंसिडेंट हुई थी, ये एंगल आई था, ये एंगल भी आई के इक्वल ही होगा, रे ऐसे गई। तो अभी आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को तो ये रे कट करने वाली ही नहीं है। तो इन दैट केस हम यहाँ पर इसको जब बैक साइड में एक्सटेंड कर रहे हैं, इस रे को जब बैक साइड में एक्सटेंड कर रहे हैं, तो आपको अगेन दिख रहा है कि ये जो एक्सटेंडेड लाइन होगी ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करने वाली है किसी पॉइंट पर। ये एक्सटेंडेड लाइन मैंने आपको दिखाई हुई है, ये एक्सटेंडेड लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए बेसिकली यही पोजीशन है फोकस, ये फोकस है, ओके। ये एक रे हो गई। अगर हमें कहीं भी रे डायग्राम बनाना पड़े होगा तो हम सबसे पहले तो एक ऐसी रे लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी, इस तरह से रिस्पेक्टिव मिरर्स के लिए। एक रे मुझे ये मिल गई, मुझे और एक रे मिल सकती है, देखिए कौन सी। दिस इज द सेकंड रे। सेकंड रे कौन सी है? देखिए यहाँ पर एक रे है जो फोकस के थ्रू गई होगी पास होकर के। आपको मैंने दिखाया हुआ डायग्राम में एक रे है जो फोकस, इस मिरर पे इंसिडेंट होने आ रही थी बट फोकस से पास होते हुए आई है। अब जब ये फोकस से पास होते हुए आएगी
तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कैसे जाने वाली है बताइए? आफ्टर द रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी? पैरेलल टू मिरर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको फर्स्ट डायग्राम के अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि अगर कॉनकेव मिरर होगा तो ऐसे चली जाएगी, अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो ऐसे आई थी, सिंपली ऐसे चली गई। बताइए ठीक है? ओके क्लियर? तो आप बोलेंगे रे goes parallel to principal axis after the reflection। एक और रे ड्रॉ कर सकते हैं इसी तरह से। देखिए नेक्स्ट कौन सा है कि अगर कोई रे, देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि लेट एक लाइट रे थी जो इस तरह से मूव करती हुई आती है कि ये सेंटर से पास हो रही है। कैसे? सेंटर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के मिरर पे पहुंची होगी वो मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होने वाली है। बताइए क्या ये लॉजिक आपको क्लियर हो रहा है? क्योंकि आप सेंटर को मिरर से किसी भी पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो वो तो रेडियस वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सिंपली यहाँ पर जो रे है वो नॉर्मली इंसिडेंट होती हुई दिख रही होगी ऑन द कॉनकेव सरफेस। नॉर्मली इंसिडेंट अगर रे होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, सो दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। तो रे सिंपली उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए जाने वाली है। यहाँ पे भी सेम चीज है कि जब आप कॉन्वेक्स सरफेस पे एक रे ऐसी इंसिडेंट कराएंगे जो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड थी, तो वो रे इस पॉइंट पे आकर के नॉर्मली इंसिडेंट होगी। नॉर्मली इंसिडेंट होने के बाद अगेन ये भी अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ओके तो आप बोलेंगे द रे विल रिट्रेस द पाथ। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी रे तो रे विल रिट्रेस इट्स पाथ। ओके एक रे और है यहाँ पर, a ray which incident on pole। लेट ये कॉनकेव मिरर मैंने दिखाया हुआ आपको एंड इस पे ये कॉन्वेक्स मिरर मैंने दिखाया हुआ। मैंने आपसे बोला कि एक लाइट रे है जो आकर के पोल पे इंसिडेंट हो रही है। तो पोल है ये, इस केस में इसका पोल यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कहीं है। अगर कोई रे आकर के पोल पे इंसिडेंट हो लाइक दिस, तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इसको रिफ्लेक्ट कराना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे कि बेसिकली जितने एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे ये लाइट रे रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए। कितने एंगल पे ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है? आई एंगल पर। जब आप इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे पोल की पोजीशन पर तो आपको दिख रहा है कि बेसिकली नॉर्मल का मतलब तो यही होगा, ये वाली जो आपको प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस ही के अलोंग ही नॉर्मल है। तो अब इस पॉइंट पे आपको ये दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इक्वल करेंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाती हुई रे जाती हुई दिखेगी। बताइए क्या ये पॉइंट समझ पा रहे हैं आप? क्लियर हो रहा है ये Yes. पॉइंट? ओके सेकंड केस में आप जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी आपको सिमिलर फिनोमेना दिख रहा है कि जब रे इस पॉइंट पे आकर के इंसिडेंट हुई तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट होने के बाद इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रे किधर जाएगी इसको जानने के लिए आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब जब आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जितना एंगल यहाँ पर आपको दिख रहा है आई, उतना ही एंगल बनाते हुए रे जाती है किसके साथ? नॉर्मल के साथ। बट नॉर्मल तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ही है, सो दैट कि यहाँ पर ये रे सिंपली ऐसे जाती हुई आपको दिखेगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाते हुए। तो हम एक इस रे को भी ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट।
तो हम बोलेंगे रे विल रिफ्लेक्ट मेकिंग equal angle with principal axis as angle between incident ray and principal axis. इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा था उतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ पर आपको रे जाती हुई दिखने वाली है। ओके, कोई कंफ्यूजन है अगर किसी पॉइंट पर तो बताइए। ठीक है, No, sir. रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ये आपको पता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, या फिर सिंपली जिस ओरिजिनल स्फीयर हमने कट किया है मिरर को उसकी रेडियस। फोकल लेंथ क्या है? तो आपको फोकस पता है। फोकस की पोल से जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस की पोल से जो डिस्टेंस होगी उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं सिंपली। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के बीच में हमें रिलेशन ऑब्टेन करना है। देखिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं एक। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि फोकस कौन सी पोजीशन है जब रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड पैरेलल आने के बाद जब इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, एंड इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी दैट इज द फोकस। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है कि सपोज करिए कि मुझे फोकस की पोजीशन अभी निकालनी है। रे जब इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद इसको किधर से जाना चाहिए उसके लिए आप यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आपको पहले नॉर्मल पता होना चाहिए, तो मैंने ये आपको दिखा दिया, दिस इज द नॉर्मल। ये नॉर्मल है। अब मिरर पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो तो सेंटर से ही पास होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये नॉर्मल पास हो रहा है। इस पॉइंट पे जितना एंगल आपको दिख रहा है उतना ही एंगल बनाते हुए रे पास होगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। बताइए ऐसा कुछ होगा? जितना एंगल आपको यहाँ पर मिला उतना ही एंगल बनाते हुए ये रे पास होगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बेटा? Yes. देन ये जो पोजीशन आपको दिख रही है दिस इज द पोजीशन ऑफ फोकस। हमें इस पोजीशन को फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ऑन द मिरर, क्योंकि इस लेंथ को ही हम बोलेंगे दिस इज द फोकल लेंथ। पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोल रहे हैं फोकल लेंथ। तो हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। अभी इस रे को देखिए एंड इस प्रिंसिपल एक्सिस को देखिए, दोनों पैरेलल हैं, एंड ये एक थर्ड लाइन आपको दिख रहा है कि इसको कट कर रही है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो एंगल आपने यहाँ पर आई ड्रॉ किया है वही एंगल यहाँ पर भी होगा। बताइए क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हुई? होगा ना? ठीक है बेटा? देन Yes. अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 2i। ये एंगल मैंने आपसे बोला कि ये 180 माइनस 2i हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर ट्राइंगल के अंदर आपको एंगल्स दिख रहे हैं। ओके, अब मैं इस ट्राइंगल के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स की नेमिंग कर रहा हूँ। इसको मैंने पॉइंट एम बोल दिया है, बाकी पॉइंट सी एफ पी एम आपको दिख रहा है। तो ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ट्राइंगल सी एफ एम, ढूंढिए डायग्राम के अंदर। इस ट्राइंगल के अंदर मैं साइन रूल अप्लाई कर रहा हूं, बाय साइन रूल।
साइन रूल आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। साइन रूल अप्लाई करना, साइन रूल क्या होता है, तो आप सिंपली यहाँ पर किसी ट्रायंगल के अंदर बोल सकते हैं, लेट एक साइड ली हमने, उसके सामने का एंगल का साइन लिया, डिवाइड कर दिया, देन उसी ट्रायंगल के अंदर आप दूसरी साइड लीजिए, डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ द एंगल इन फ्रंट ऑफ दैट साइड। इस तरह से आप रेशियो लिखेंगे तो वो इक्वल आएगा पूरी पूरी ट्रायंगल की। यहाँ पर अगर मैं लगाऊं तो देखिए यहाँ पर साइन रूल को लगाने के लिए मुझे कुछ डिस्टेंसेस चाहिए। अगर इस ट्रायंगल को देखें तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये तो हो गया ना, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल थे। अगर ये लेंथ मैं x कंसीडर कर लूं इस ट्रायंगल के अंदर, तो क्या ये लेंथ भी x ही होने वाली है, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं साइन रूल लगा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर कोई बताएगा मुझे C से M के बीच की डिस्टेंस कितनी है? C से M के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कोई आंसर? अरे आवाज नहीं आ रही मेरी। C से M के बीच की डिस्टेंस कितनी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है ना, बताइए। मिरर के Yes, किसी भी पॉइंट को सेंटर कनेक्ट करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है, तो ये आ रहा है। तो अब मैं साइन रूल यहाँ पर लगा रहा हूँ। साइन रूल लगाने के लिए मैंने बोला आपसे कि इस ट्रायंगल के अंदर मैंने साइड ली पहले x, डिवाइड कर दिया है साइन ऑफ द एंगल इन फ्रंट ऑफ दिस साइड। इस ट्रायंगल के अंदर देखिए इसके सामने एंगल कौन सा था, ये वाला एंगल है यहाँ पर जो बन रहा है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल आई था, तो साइन आई। फिर मैं ये साइड ले रहा हूँ, इसके सामने का एंगल 180 माइनस 2i है, ये यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो दिस विल बी r अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस 2i, ये मैंने लिख दिया है। x की वैल्यू मुझे चाहिए, क्योंकि अगर x मिल जाएगा तो हमें f निकलता हुआ दिख रहा है। तो साइन 180 माइनस 2i साइन 2i एंड दिस इज साइन i, देन x इज इक्वल टू r इंटू साइन i अपॉन 2 साइन i कॉस i। बताइए ये हो रहा है क्लियर? साइन i से साइन i कैंसिल हो रहा है, x की वैल्यू r अपॉन 2 कॉस i मिल रही है। x की वैल्यू कितनी है, r अपॉन 2 कॉस i। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें दिख रही है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगी, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है, बताइए ठीक है ना? yes, sir. अगर Yes, आपको sir. फोकल लेंथ लिखनी होती एंड आपको x की कोई वैल्यू पता होती, तो आप सिंपली बोलते r माइनस एक्स विल बी द फोकल लेंथ, r माइनस एक्स विल बी द फोकल लेंथ। देख पा रहे हैं ना, डायग्राम के अंदर क्लियरली दिख रहा है ना आपको, r में से x कम कर देंगे आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। बट x की कोई एक फिक्स्ड वैल्यू तो मिली ही नहीं है। आपको दिख रहा है कि अलग अलग रेज के लिए आप अगर रे यहाँ पर लाएंगे इस तरह से, तो इस केस में आई कुछ और मिलेगा। आप जब रे को जस्ट पैरेलल जस्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस लेकर के आएंगे तो आई एग्जैक्टली आपको 0 मिलेगा। तो अलग अलग रेज के लिए आपको आई की वैल्यू तो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। सो इन दैट केस यहाँ पर आपको जो एक्स की वैल्यू दिख रही है वो तो कॉस आई के साथ वेरिएबल है, कॉस आई के साथ चेंज हो रही है, देखिए आई के साथ चेंज हो रही है ना। तो अलग अलग रेज के लिए आई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, एंड डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अगर होंगी आई एक्स की, तो फोकल लेंथ की कोई एक फिक्स्ड वैल्यू थोड़ी आ रही है। इसका मतलब हुआ कि हम फोकल लेंथ अभी डिफाइन नहीं कर सकते, फोकल लेंथ डिफाइन नहीं कर सकते, दैट मीन हम फोकस डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग रेज अलग अलग पॉइंट से पास हो रही होंगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोकस की डेफिनेशन तो कुछ और थी कि सारी की सारी पैरेलल रेज आकर के जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, दैट इज द फोकस। तो हम फोकस अभी डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि अभी कुछ कंडीशन यहाँ पर आनी बाकी है। क्या है वो कंडीशन, समझिए। अब कंडीशन यहाँ पर आ रही है कि पूरा पूरा जो रे ऑप्टिक्स हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं, उस पूरे पूरे रे ऑप्टिक्स की हम बात करने वाले हैं। देखिए दो तरह की रेज हमको मिलेंगी, हर एक जगह पर हमको दो तरह की रेज मिलेंगी। रेज को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज
paraxial rays and the second one is marginal rays. क्या मैंने बोला? पैरेक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज. पैरेक्सियल रेज क्या होती हैं? देखिए समझिए, वो सारी की सारी रेज जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होगा, उन रेज को हम पैरेक्सियल रेज बोलने वाले हैं. तो आप कोई भी अरेंजमेंट बनाइए, कैसा भी अरेंजमेंट बनाइए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने स्मॉल कर दिया तो आप उन रेज को पैरेक्सियल रेज बोल सकते हैं. एंड अगर आपको आई की वैल्यू स्मॉल नहीं मिल रही है, दैट मीन कंपेरेटिवली लार्जर, मतलब कुछ स्मॉल तो हो सकती है बट बहुत स्मॉल नहीं है, तो इससे पैरेक्सियल से हट करके जितने भी केस बचे वो सारे के सारे केस इसमें आ गए मार्जिनल रेज. तो उन सारी रेज को हम मार्जिनल रेज बोलने वाले हैं. ओके, तो पैरेक्सियल रेज, मार्जिनल रेज, दो तरह की रेज आएंगी पूरे रे ऑप्टिक्स के अंदर. अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हम पूरे पूरे रे ऑप्टिक्स के अंदर जितने भी मैथमेटिकल रिलेशंस निकालने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल रेज के लिए ही वैलिड है. सॉरी, वो सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए ही वैलिड है. हम जो भी रिलेशंस निकालेंगे आगे अब वो सारे के सारे पैरेक्सियल रेज के लिए ही वैलिड है. रिलेशन, फिनोमेना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इन सबसे इंडिपेंडेंट है, फिनोमेना तो फिनोमेना है, बट रिजल्ट्स जो आएंगे वो सारे पैरेक्सियल रेज के लिए होने वाले. तो अभी यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि इस पॉइंट के बाद अभी यहाँ पर पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज को अभी मैं डिमॉन्स्ट्रेट भी करके दिखाऊंगा आपको. अभी मैंने बोला आपको कि ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है F = R - X, इसके आगे मैं बोल रहा हूँ फॉर पैरेक्सियल रेज. देखिए समझ रहे हैं ना, फॉर पैरेक्सियल रेज. फॉर पैरेक्सियल रेज आपको आई की वैल्यू बहुत ही स्मॉल लेनी है. आई अगर बहुत स्मॉल होगा तो cos i टेंस टू 1 होगा क्या? ठीक है ना बेटा? cos i कितना होगा? टेंस टू 1. cos i अगर टेंस टू 1 होगा तो x की वैल्यू r/2 आएगी क्या? आ जाएगी. x की वैल्यू यहाँ पर मैं रख सकता हूँ r/2, और जब मैं x की ये वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तब मुझे यहाँ पर फोकल लेंथ की वैल्यू मिली है r/2. समझ पा रहे हैं आप? कंडीशन समझ पा रहे हैं कि हम Yes, sir. सिर्फ और Yes, सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए ही फोकस डिफाइन करते हैं, एंड उस केस में ही हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू r/2. ओके, देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने आपको एक स्फेरिकल मिरर दिखाया हुआ है एंड एक पैरेलल लाइट बीम आ रही है यहाँ पर, एंड आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सारी की सारी रेज किसी पॉइंट से पास हो रही हैं. देख पा रहे हैं क्या? देखिए Yes, sir. आपको ये कर्सर दिख रहा है ना, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, है Yes, ना? sir. Yes, तो sir. इस पॉइंट से लेकर के ये पिंक जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस इज द पोल. तो इस पॉइंट से लेकर के इस पोल तक के बीच की डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ अभी यहाँ पर दिख रही है. चलिए थोड़ा चेंज करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंसेस आते हैं. चेंजेस कर रहा हूँ. क्या आपको डिफरेंस कुछ समझ में आ रहा है? बताइए, क्या आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? बताओ बेटा, yes, sir. क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? कि अब जब आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब आपने यहाँ पर रेज, मार्जिनल रेज भी ले ली हैं. मार्जिनल रेज कौन सी हैं? आप इस पोल से जितनी दूर जा रहे हैं अभी, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही बढ़ता जा रहा है रेज के लिए. तो पोल से अवे जाते जाते आप देख रहे हैं कि ये जो रेज आपको दिख रही है, देखिए यहाँ पे कर्सर से देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये जो रेज हैं इस रीजन में जो रेज हैं, ये रेज बेसिकली मार्जिनल रेज है. तो इन मार्जिनल रेज को जब आप देख रहे हैं, जब इनको भी आपने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, तो आपको दिख रहा है कि अब कोई एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है जहां से सारी रेज पास हो रही हो, बल्कि एक यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से, देखिए क्लियरली देखिए, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक
अलग अलग आपको पोजीशन दिख रही है जहां पर ये रेज इंटरसेक्ट करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस को जा रही है। तो जो फिक्स्ड पॉइंट की हम बात करते हैं तो वो फिक्स्ड पॉइंट तो अभी मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब हम फोकस तो यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, फोकस तो एक पॉइंट की पोजीशन है ना, बट यहाँ पे तो पूरी की पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रीजन दिख रही है जहाँ पे रेज आपको आफ्टर द रिफ्लेक्शन मीट होती हुई दिख रही है। अगर हम मार्जिनल रेज को रिमूव कर दें, सिंपली यहाँ पर देखिए मैं मार्जिनल रेज को रिमूव करता जा रहा हूँ, आपको दिख रहा है कि मार्जिनल रेज को हम कम करते गए तो फाइनली अब जो रेज आपको दिख रही है उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल है। आइडियल केस में तो हम क्या लेके चल रहे हैं, बहुत ही स्मॉल लेकर के चल रहे हैं। अब आपको रेज दिख रही है कि ये सारी की सारी रेज किसी एक पॉइंट से पास हो रही हैं एंड देन अब आप फोकस यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। बताइए समझ पा रहे हैं? Yes, sir. बोलिए समझ पा रहे हैं ना? ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट अब यहाँ पर फोकस हो गया। तो सिंपली कुछ इस तरह का यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। आप बोल सकते हैं रे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने आपको फर्स्ट डे बताई थी कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है, उनकी पोजीशन और नेचर को जानना, उनको प्रॉपरली याद रखना, एंड उससे उसके ही इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट अब एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है समझिएगा। चलिए देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है अभी। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी लिख करके आपको दिखा दिए हैं। पहला मैंने आपको ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पर देखिए ए बी आपको दिख रहा है, ए बी सिंपली द ऑब्जेक्ट। अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज कर लिया है जिसको मैंने ए बी ऑब्जेक्ट बोला हुआ है। अभी आपको नहीं क्लियर है कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी, तो अभी मैंने एक डायग्राम खुद से ले लिया है यहाँ पर। तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अभी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट आर यू वी एफ एंड आर। ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, लेट अभी मैं बोल रहा हूँ कि इसकी इमेज इस पोजीशन पे बन रही है। इमेज को मैंने बोला हुआ है ए डैश बी डैश। ये मैंने आपको इमेज की पोजीशन दिखा रखी है। ठीक है बेटा। देन अभी देखिए क्वांटिटीज डिफाइन कर रहे हैं यू वी आर एंड एफ। यू क्या है? यू इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल विद साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है अभी इस पे आएंगे, उसके पहले यू क्या है इसको मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन है पोल के रिस्पेक्ट में। तो हम पोल से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर मेजर करेंगे तो हमको यू मिलने वाला। आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये पोल था, ये ऑब्जेक्ट है, पोल से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर कर रहे हैं तो ये यू है, आपने इस डायरेक्शन में इसको मेजर किया हुआ है। ठीक है, पोजीशन है। वी क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल। वी क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल। अगर ये इमेज बन रही है आपको ई डैश बी डैश, तो पोल के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ से डिफाइन कर रहा हूँ बट साइड में दिखा रहा हूँ, तो ये आपको मैंने इमेज की पोजीशन दिखाई हुई है पोल के रिस्पेक्ट में। देन एफ क्या है? तो पहले मैंने क्या बोला था, एफ क्या है? फोकल लेंथ। अभी मैं यहाँ पे कुछ अलग वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, देखिए अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एफ इज द पोजीशन ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल। मतलब ये फोकस की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू पोल, वो भी विद साइन कन्वेंशन। आर के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, पहले क्या मैंने बोला था, सिंपली डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पोल। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल विद साइन कन्वेंशन। क्लियर? ओके, तो ये मैंने आपको चार क्वांटिटीज यहाँ पर दिखाई हुई है। अब समझते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है एक्चुअली में। देखिए सपोज कि ये एक मिरर है, कोई भी मिरर हो सकता था, कॉनकेव कॉन्वेक्स। मैंने अभी यहाँ पर आपको कॉनकेव मिरर लेकर के एग्जांपल दिखा दिया है। ये कॉनकेव मिरर है एंड इस पे मैंने ये आपको दिखा दिया, लेट ये पोल है, लेट ये पोल है। ओके, जस्ट अ मिनट। दो केसेस मैं लेकर के चल रहा हूँ, दो केसेस मैंने ले लिए। सपोज करिए कि इस कॉनकेव मिरर पे आपने देखा कि कुछ रेज आकर के इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, कुछ रेज आकर के इस कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट हो रही है इस तरह से। अब अगर ये रेज इस तरह से आकर के इंसिडेंट होंगी, ओके क्लियर है क्या? अब अगर ये रेज इस तरह से आकर के इंसिडेंट होंगी, आपसे मैं पूछूं बताइए ऑब्जेक्ट कहां पर है,
तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए आप इंसिडेंट रेज को देखते थे फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, आपको याद है, ये आपको रोज रिवाइज करना है जब तक आपको इस पे कमांड ना हो जाए अच्छे से। तो ऑब्जेक्ट अगर इंसिडेंट रेज आपको ऐसी आती हुई दिख रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहा होगा, जहां से ये रेज आ रही थी, एंड वो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है अभी। तो दिस इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट की पोजिशन। बताइए ठीक है। एंड अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है तो फ्रॉम द पोल, जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं तो आप पोल के रिस्पेक्ट में ऐसे मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ये यू होगा। अच्छा, साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर आप देखें तो रेज हमेशा मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही तो आकर के इंसिडेंट हुई होंगी। तो रेज ऐसे आई थी, इंसिडेंट रेज ऐसे आई थी, आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया है फ्रॉम द पोल। तो वो सारी की सारी डिस्टेंसेस जो आप इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे, उनको हमें अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेना होता है। एंड वो सारी की सारी डिस्टेंसेस जिनको हम इंसिडेंट रेज की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करने वाले हैं, सेम डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, एंड इंसिडेंट रेज की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो उनको आपको नेगेटिव लेना होगा। और पता नहीं क्या, वापस से सुनिए मैंने क्या बोला। इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करने वाले हैं, उन सबको आपको पॉजिटिव लेना होगा। एंड इंसिडेंट रेज की अपोजिट डायरेक्शन में आप जो भी डिस्टेंसेस मेजर करने वाले हैं, वो सारी की सारी डिस्टेंसेस आपको नेगेटिव लेनी होंगी। इस डायग्राम में देखिए इंसिडेंट रेज लेफ्ट टू राइट जा रही थी, है ना। इंसिडेंट रेज कैसे जा रही थी, लेफ्ट टू राइट, एंड आपने यू को मेजर कैसे किया है, राइट टू लेफ्ट, तो आपको यहाँ पर यू नेगेटिव मिलेगा। यू क्या होगा, नेगेटिव। एंड अगर यू नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट आपको कैसा मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, रियल ऑब्जेक्ट है। बताइए, मैं डायग्राम थोड़ा चेंज कर देता हूँ। लेट अभी मैंने आपसे बोला कि ये मिरर था, इस मिरर पे रेज जो इंसिडेंट हो रही हैं वो कुछ ऐसे जा रही हैं। लेट इस मिरर पे रेज इंसिडेंट हो रही है, वो भी कुछ ऐसे। अब जब रेज ऐसे इंसिडेंट होंगी तो अब इस केस में क्या होगा, लेट ऐसे रेज इंसिडेंट हो रही है। इन दिस केस ये रे ऐसे आ रही थी, ये रे ऐसे आ रही थी। इस केस में आप बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। इंसिडेंट रेज अगर कन्वर्जिंग होती थी तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो ये वाली पोजीशन होगी। एंड इस केस में जब आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करेंगे फ्रॉम द पोल, तो आपको दिख रहा है कि पोल के रिस्पेक्ट में आपको ऑब्जेक्ट इधर मिल रहा है, तो यू ऐसे मेजर किया आपने। इंसिडेंट रेज भी लेफ्ट टू राइट जा रही थी, आपने मेजरमेंट भी लेफ्ट टू राइट किया है, तो आपको यू पॉजिटिव मिलेगा। एंड पॉजिटिव यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। समझ पा रहे हैं क्या, लिंक कर लीजिए इन सारी कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर दीजिए आपस में। यू पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे ही अभी यहाँ पर अगर मैं v के लिए बात करूं तो अब आपने u के लिए जो समझा, सेम चीज v के लिए भी है। लेट अगर ये लेट मैंने आपको दो केसेस दिखा दिए हैं कि ये रेज एक बार ऐसे आ रही हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेज इस बार मैं दिखा रहा हूँ ऐसे आ रही हैं, और एक बार ये रेज रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आ रही है। दो केसेस दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इन फर्स्ट केस रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन आपको ऐसे आती हुई दिख रही हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये रेज ऐसे आ रही हैं, आफ्टर द रिफ्लेक्शन आ रही हैं। तो रिफ्लेक्टेड रेज अगर आपको ऐसी मिलेंगी तो इमेज कहां पर बनती है, जहां पर ये रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन जाकर के मिलती हैं या फिर कन्वर्ज होती हैं, तो ये पोजीशन आपको इमेज की पोजीशन मिल रही है। पोल के रिस्पेक्ट में अगर आप मेजर करेंगे तो आपको v ऐसे मेजर करना पड़ेगा। अच्छा, इंसिडेंट रेज किधर गई होंगी, इंसिडेंट रेज दिख नहीं रही है, बट आपको समझना है यहाँ पर कि अगर इमेज बन रही है, रेज रिफ्लेक्ट हुई है, तो पहले इंसिडेंट हुई होंगी, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो इंसिडेंट होगी, तो डेफिनेटली लेफ्ट टू राइट ही आई होंगी रेज। लेफ्ट टू राइट रेज आ रही थी और आपने v को मेजर किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको v नेगेटिव मिल रहा है, और जब v नेगेटिव मिल रहा है तो आपको रियल इमेज भी मिल रही है। ये भी आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, है ना। एंड अगर रिफ्लेक्टेड रेज आपको ऐसी दिखती है, देखिए यहाँ पर इस केस में अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है कि रिफ्लेक्टेड रेज ऐसी होती, देख पा रहे हैं कैसे, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। रिफ्लेक्टेड रेज अगर
डाइवर्जिंग होंगी, तो इन दैट केस इमेज कहां पर बनेगी? तो आप बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं, देन आपको ये पोजीशन जो मिल रही है इस पोजीशन पर इमेज बनती है, ये आपको क्लियर है। इमेज की पोजीशन मेजर करें फ्रॉम द पोल, तो आपको इमेज की पोजीशन तो ऐसे मेजर करनी पड़ेगी। इस बार पोल ये है तो वी आपको ये मिल रहा है, एंड वी जब आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि इंसिडेंट रेज तो ऐसे गई थी, एंड आपने इमेज की पोजीशन को उसकी डायरेक्शन में मेजर किया, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही मेजर किया है, तो वी आपको पॉजिटिव मिलेगा। एंड जब वी आपको पॉजिटिव मिलेगा तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होने वाली है। बताइए ठीक है ना, वर्चुअल इमेज होगी। अब एक लास्ट केस और यहाँ पर है, बाकी सारी चीजें यू एंड वी दोनों के लिए उसी तरह से वैलिड। अब मैं अलग अलग केसेस की बात कर रहा हूँ, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप डिफाइन करें तो लेट यहाँ पर कहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कहीं होगा, फोकस यहाँ पर कहीं होगा। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, फोकस यहाँ पर कहीं होगा। इसके लिए जब आप रेडियस डिफाइन करेंगे, दैट मीन सेंटर की पोजीशन डिफाइन करेंगे, तो ऐसे मेजर करेंगे पोल से। एंड जब फोकल लेंथ डिफाइन करेंगे तो ऐसे मेजर करेंगे फ्रॉम द पोल। एंड जब कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप फोकस डिफाइन करेंगे तो फ्रॉम द पोल बात हो रही है, तो पोल ये है देखिए, है ना। तो आप जब इससे फोकस की पोजीशन डिफाइन करेंगे तो ये होगी फोकल लेंथ। जब सेंटर की पोजीशन डिफाइन करेंगे, दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी अच्छा ये बताइए कि इस डायग्राम के अंदर इंसिडेंट रेस कैसे जारी होंगी? तो इंसिडेंट रेस तो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होनी, तो ऐसे ही आएंगी इसमें भी और इसमें भी। तो आपको क्लियरली दिख रहा है अब कि जब आप कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो इसके लिए हमेशा सेंटर की पोजीशन और फोकस की पोजीशन फ्रॉम द पोल आपको इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करने को मिलेगी। तो आपको एफ एंड आर दोनों ही नेगेटिव मिलेंगे अगर, तो आपको समझ जाना है कि किसके लिए होंगे ये, फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए। एंड राइट साइड वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों की पोजीशन। तो इस डायग्राम के अंदर आप बोल सकते हैं कि आपको एफ एंड वी दोनों पॉजिटिव मिल रहे हैं, एंड एफ एंड आर दोनों आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं। एंड अगर ये दोनों क्वांटिटीज आपको पॉजिटिव मिल रही हैं तो आप किस मिरर की बात कर रहे हैं? तो आप कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, देखिए एज वेल एज जैसे अभी हमने अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जो मेजरमेंट किए, वैसे ही अगर लेट अब आपको ऐसा भी केस दिख सकता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको ये दिख रहा है, इमेज आपको ये दिख रही है, कोई मैंने जनरल से एक डायग्राम बना दिया है। तो ऑब्जेक्ट ये है, तो लेट दिस इज ए, दिस इज बी। इमेज ये है, लेट दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। तो हमें ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट भी डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है कई बार। ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करनी होगी, इमेज की हाइट मेजर करनी होगी, तो इसके लिए हमें कैसा साइन कन्वेंशन यूज करना, समझिएगा कि वो सारे के सारे मेजरमेंट जो आप, हाँ पहले तो पॉइंट आता है कि कहाँ से मेजर करेंगे। जैसे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर कर रहे थे, तो जब हम अलोंग द वर्टिकल एक्सिस बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि सारे के सारे डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही मेजर होने वाली है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जब आप ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर कर रहे हैं, लेट ये ऑब्जेक्ट मैंने बोला हुआ है, तो ये हाइट मेजर करेंगे तो ये आपको दिख रही है। तो इस डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होंगे अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, वो सारे आपको पॉजिटिव लेने हैं। वो सारे कैसे लेने हैं? वो सारे आपको पॉजिटिव लेने हैं, तो ये पॉजिटिव है। एंड वो सारे के सारे मेजरमेंट जो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आप करेंगे, वो सारे आपको नेगेटिव लेने हैं। तो इस डायग्राम के अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है। समझ पा रहे हैं क्या? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन में बोल रहा हूँ फाइनली। ठीक है, क्लियर? देखिए अब मैं मिरर फॉर्मूला डेराइव करने जा रहा हूँ। मिरर फॉर्मूला क्या है? मैंने यहाँ पर बोला आपसे कि लेट ये एक मिरर है। ओके, यहाँ पर इस मिरर के सामने सेंटर एंड फोकस मैंने आपको दिखा रखे हैं। पैरेक्सियल रेज की ही बात करेंगे केवल।
यहाँ पर सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है अभी। अब अगर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे रखा है तो ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन पे रखा है तो एक रे आपको अगर इमेज बनानी है, इमेज ड्रॉ करनी है, तो आपको एटलीस्ट 2 रेज चाहिए होती हैं, ये मैंने आपको बताया था पहले। तो एक रे तो मुझे सोचना ही नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा तो एक रे तो सिंपली आप प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी वो एग्जैक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा उसके लिए, तो एग्जैक्टली उसी पाथ के अलॉन्ग लौट आएगी, है ना। तो एक रे तो मुझे ये प्रिंसिपल एक्सिस ही दिख रही है, एक रे मुझे और चाहिए। तो मैंने एक रे ये ड्रॉ कर रखी है। लेट यहाँ पर एक लाइट रे ऐसे जाती है, मिरर पे इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट रे किधर जाएगी इसको जानने के लिए मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प लूंगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आपको पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल। तो इस पॉइंट पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। लेट दिस इज द नॉर्मल। बताइए, ये मैंने नॉर्मल दिखा दिया है। लेट ये नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन यहाँ पर जो एंगल बना होगा आई है अगर, तो यही आई एंगल बनाते हुए रे वापस लौटेगी। लेट ये रे ऐसे लौटी है, ऐसे रिटर्न हुई है। जब रे ऐसे लौट के आई है, देखें रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के आई है, तो इन दैट केस ये एंगल भी इस रे ने आई ही बनाया होगा। मुझे 2 रे दिख रही हैं, आपको कितनी रे दिख रही हैं बताइए, आपको कितनी रिफ्लेक्टेड रेज दिख रही हैं, कितनी रिफ्लेक्टेड रेज दिख रही हैं आपको? अरे बोलो भाई, मुझे 2 रे दिख रही हैं, आपको 2 दिख रही हैं क्या? एक रे Yes. मैंने बोला आपसे एक ये है, एंड एक रे मैंने आपको बोला था ये है ना। क्योंकि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग गई थी वो तो इसी एक्सिस के अलॉन्ग लौट रही है, तो एक रे ये है, एक रे ये है। दोनों रेस को देखिए, कन्वर्जिंग है क्या? कन्वर्जिंग है तो किस पॉइंट पे इमेज बनाएंगी? जिस पॉइंट पे ये दोनों रेस कन्वर्ज होती है। कौन सी पोजीशन दिख रही है आपको? तो आपको दिख रहा है कि ये वाली पोजीशन है वो, तो दिस इज द पोजीशन जहां पर ये दोनों रेस कन्वर्ज हो रही है, तो ये पोजीशन होगी इमेज की। ये सिंपली मैंने यहाँ पर बोल दिया आपसे कि ये इमेज की पोजीशन हो गई। ओके, क्लियर। अब अगर ये इमेज की पोजीशन है तो देन हमें यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करनी है। देखिए, इस पॉइंट को मैंने पॉइंट एम बोल दिया है, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, पी बोला है, ये आई है, ये सी है, ये ओ है। यहाँ पर मैंने बोला कि लेट ये एंगल अल्फा है, लेट ये एंगल बीटा है, लेट ये एंगल गामा है। मैंने अज्यूम कर लिया 3 एंगल ऐसे ही। बताइए, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है क्या? देन यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल आपको दिख रहा है, देखिए OCM, मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है ट्रायंगल? ट्रायंगल OCM ढूंढिए, ढूंढिए जल्दी से ढूंढिए। और एक ट्रायंगल आपको दिखना चाहिए, ट्रायंगल CIM, देखिए कहीं पे दिख रहा है क्या? बताइए, दिख रहा है क्या ट्रायंगल? Yes. Yes, sir. ट्रायंगल OCM के अंदर, ट्रायंगल OCM के अंदर आपको पता है सम ऑफ द 2 इंटीरियर एंगल्स थर्ड साइड पे जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके इक्वल होता है। तो आप बोलेंगे कि भाई अल्फा प्लस आई, यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम बीटा के इक्वल होना चाहिए। सो सिंपली यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस आई इक्वल होगा बीटा के। यहाँ से आई की वैल्यू कितनी? बीटा माइनस अल्फा। ट्रायंगल CIM कहाँ पर है? ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर भी सेम लॉजिक, आपको अगेन यहाँ पर 2 इंटीरियर एंगल मिल रहे हैं, बीटा और आई। इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? गामा के इक्वल। ये मैंने लिख दिया है, दिस इज बीटा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। यहाँ से आई की वैल्यू आपको गामा माइनस बीटा मिल रही है ना। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ओके, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को देखेंगे LHS इक्वल है तो RHS भी आपको इक्वल मिल जाएंगे। बोलो बेटा, ये मैंने लिख दिया है। यहाँ से आप बोल सकते गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, ये मैंने लिख दिया है। मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ बीटा इक्वल होगा अल्फा प्लस गामा।
हो जाएगा ना, 2 टाइम्स ऑफ बीटा इक्वल होगा अल्फा प्लस गामा के। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पता है कि हम जितने भी रिजल्ट निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए ही निकालने वाले हैं। एंड अगर आप पैरेक्सियल रेज के लिए ही रिलेशन निकाल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं कि फॉर पैरेक्सियल रेज आई टेंस टू 0 होगा। एंड अगर आई टेंस टू 0 होगा, मतलब आई टेंस टू 0 का मतलब हुआ आई वेरी स्मॉल होगा। और अगर आई बहुत स्मॉल है तो क्या अल्फा बीटा गामा ये भी स्मॉल ही होंगे? बताइए, इसको सोच कर बताइए। अगर आई बहुत स्मॉल है तो अल्फा बीटा गामा भी मैं बोल रहा हूँ स्मॉल होंगे। आपको क्लियर हो रहा है क्या? यस क्यों सर। होंगे स्मॉल? तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर, जब आप इस मिरर को देख रहे हैं एंड यहाँ पर पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, कौन कौन से? वही जहां पर आपने अल्फा बीटा गामा एंगल बना रखे हैं, ओ सी आई। जब आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट के लिए जो आई होगा वो लार्ज है, इस पॉइंट के लिए आई लार्ज है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जब आई लार्ज है तो अल्फा भी आपको लार्ज दिख रहा है, बीटा भी लार्ज दिख रहा है, गामा और लार्ज दिख रहा है। आपको अगर आई को बहुत स्मॉल करना है तो आई को बहुत स्मॉल करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि रे यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, रे यहाँ पर कहीं आनी चाहिए। जब आप रे को यहाँ पर कंसीडर मानेंगे, यहाँ पर इंसिडेंट होता हुआ मानेंगे, तब आपको रे ऐसे जाती हुई दिख रही होगी। बताइए, समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात? ऐसे Yes. जाते Yes, हुए sir. दिखने का मतलब है कि ऐसे कुछ गई होगी। तो आप जब आई को छोटा करने की कोशिश करेंगे तो आप पोल के क्लोज रे को इंसिडेंट कराएंगे। एंड अगर ऐसा कराएंगे तो अल्फा बीटा गामा भी छोटे होते जा रहे हैं। तो आई फॉर आई वेरी स्मॉल, अल्फा बीटा गामा भी बहुत स्मॉल हो। ठीक है, चलिए। तो अल्फा बीटा एंड गामा ये, so alpha beta gamma, these all will be very small। एंड अगर ये बहुत स्मॉल है, आपको पता है किसी भी पॉइंट पे अगर हमें एंगल बहुत स्मॉल मिलता है तो साइन अल्फा की वैल्यू भी अल्फा लिखी जा सकती थी, या tan अल्फा की वैल्यू भी अल्फा लिखी जा सकती थी ना? तो मैं यहाँ पर अल्फा को लिख रहा हूँ एज, आपको पता है ना ये इक्वल हो जाता है tan अल्फा ऑलमोस्ट अल्फा के इक्वल होता है, तो अल्फा ऑलमोस्ट tan अल्फा के इक्वल होगा, बीटा ऑलमोस्ट tan बीटा के इक्वल होगा, एंड गामा भी ऑलमोस्ट tan गामा के इक्वल होने वाला है। हो जाएगा ना? बताइए बेटा, tan गामा है ये, ठीक है ना? अब tan अल्फा tan बीटा tan गामा क्या है इसको समझते हैं। जब आप बहुत ही स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अभी मैंने ये जो डायग्राम दिखाया ये उस पैरेक्सियल रेस के लिए नहीं है, पैरेक्सियल रेस के लिए तो ये डायग्राम है एक्चुअली। ये ऑब्जेक्ट था, ये सेंटर था कहीं पर, एंड देन रेज ऐसे आई हैं, ये इमेज है कहीं पर। समझ पा रहे हैं? तो आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ये ऑलमोस्ट एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है ना? बताइए, है ना? अरे नहीं दिख रहा है क्या यस सर। Yes. अभी? अच्छा, टाइम हो गया है। ओके, देखिए अब इसको खत्म कर लेते हैं कि यहाँ पर आप अगर इसको देखेंगे तो एक्चुअल में ये एक ट्रायंगल की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अभी मैंने स्मॉल एंगल नहीं दिखाया, मैंने तो अभी यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ये सब मुझे दिखाने तो इसलिए मैंने लार्ज दिखाया वैल्यू। तो आपको ये ट्रायंगल भले ही ना लग रहा हो, बट एक्चुअल में ये ट्रायंगल की तरह ही हो जाएगा जब आप इसमें आई की वैल्यू बहुत स्मॉल लेंगे। एंड इन दैट केस यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर tan अल्फा लिखिए, इस ट्रायंगल के अंदर tan अल्फा लिखिए बेटा। तो ये साइड ऑलमोस्ट ये क्या है, MP, एंड ये साइड क्या है, OP, है ना? तो tan अल्फा की वैल्यू MP अपॉन OP, याद रखिएगा, स्क्रॉल नहीं कर रहा हूं। इस ट्रायंगल के अंदर सेम लॉजिक, इसके अंदर जब आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये भी एक ट्रायंगल आपको दिखेगा। tan बीटा क्या होगा यहाँ पर, ये लाइन ऑलमोस्ट MP एंड ये लाइन CP, तो MP अपॉन CP tan बीटा। गामा लिखेंगे तो गामा क्या होगा, गामा, तो इस ट्रायंगल के अंदर गामा देखिए tan गामा लिखना है हमको, ऑलमोस्ट ट्रायंगल बनेगा ये, एंड ट्रायंगल है तो ये साइड MP, ये साइड IP,
तो मैं अल्फा बीटा गामा की ये वैल्यूज रिप्लेस कर सकता हूं। तो tan अल्फा की वैल्यू आपको मिल रही है, tan अल्फा MP अपॉन OP मैंने लिखा था। tan बीटा की वैल्यू आपको क्या मिल रही थी, तो MP अपॉन CP। tan गामा की वैल्यू आपको क्या मिल रही थी, MP अपॉन IP। ये वैल्यूज मुझे मिल रही हैं। ये वैल्यूज मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आप यहां पर बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ MP अपॉन CP इक्वल होगा MP अपॉन OP प्लस MP अपॉन IP। हो जाएगा क्या, देख लीजिए, हो जाएगा ना। आपको MP दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है, कैंसिल आउट हो गया। 2 डिवाइडेड बाय CP इक्वल होगा 1 बाय OP प्लस 1 बाय IP। ये एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है। मैं इस पोजीशन तक पहुंच गया हूं, बस हम जस्ट एक स्टेप दूर हैं अपने फाइनल रिजल्ट से। ये एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। अब समझिए यहाँ पर लेट, मैं इस डायग्राम के अंदर साइन कन्वेंशन लगा करके ऑब्जेक्ट, इमेज और सेंटर, इन सब की पोजीशंस को डिफाइन करने की सोचूं। तो आप बोलेंगे कि बेसिकली पोल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी, देखिए समझिए, पोल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये वाली दिख रही है आपको, ऐसे मेजर करेंगे, दिस इज द यू, दिस इज यू, होगा ना। अरे बोल दो भाई, कुछ तो बोल दो यार। Yes. होगा ना, ये होगा यू। देन पोल के रिस्पेक्ट में सेंटर की पोजीशन ये होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन ये हो गई है, दिस इज वी। पोल के रिस्पेक्ट में फोकस की पोजीशन, इमेज की पोजीशन भी ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ कि एक मिनट, वी थोड़ी था भाई ये। पोल के रिस्पेक्ट में सेंटर की पोजीशन मतलब ये आर। सिमिलरली पोल के रिस्पेक्ट में इमेज की पोजीशन मतलब वी। पोल के रिस्पेक्ट में फोकस की पोजीशन मतलब एफ। ये आपको सारे मेजरमेंट्स दिख रहे हैं, इस सेंस में हमने मेजर किए हैं। इंसिडेंट रे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम बोल दें कि लेट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाना है, तो आपको दिख रहा है सारे मेजरमेंट हमने अपोजिट एक्शन में करे हुए हैं, करे हैं ना, बताइए। Yes. सारे मेजरमेंट हमने क्या किए, अपोजिट एक्शन में कर रखे हैं। ओके, यू वी एफ एंड ये सारे के सारे मैंने ऐसे मेजर कर रखे हैं। अभी समझिए, मैंने यहाँ पर एक रिजल्ट निकाल दिया, 2 डिवाइडेड बाय CP इज इक्वल 1 बाय OP प्लस 1 बाय IP। ये रिजल्ट मुझे यहाँ पर अभी मिल गया। अभी साइन कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला ये रिजल्ट मुझे यहाँ पर मिल गया। क्या ये रिजल्ट जो CP है, CP मतलब सेंटर से पोल की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस, इमेज से पोल की डिस्टेंस, क्या ये रिजल्ट हमेशा वैलिड होंगे? क्या आपको इस पे डाउट हो रहा है, क्या ये रिजल्ट हमेशा वैलिड होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर के लिए एक स्पेशल केस लिया था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड द सी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड द सी है। तो जब आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिया तो रे ऐसे आई थी, ऐसे गई है। आप अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर ना लेते बल्कि यहाँ लेते तो रे ऐसे आती, ऐसे जाती कहीं। तो आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे तो रिजल्ट चेंज आना चाहिए, तो क्योंकि डायग्राम ही डिफरेंट हो गया। आप कॉन्केव की जगह कॉन्वेक्स मिरर ले लेंगे तब तो और चेंजेस आ गए भाई। तब तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे अगर, तो इमेज तो पता नहीं कहाँ बनेगी, इसके पीछे कहीं पर बनेगी। तो ये रिजल्ट हमेशा वैलिड होंगे, ये तो हमें कहीं से नहीं दिख रहा है, मतलब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बताइए, समझ पा रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वो हमेशा के लिए वैलिड हो, हर एक केस में हम अप्लाई कर सकें। तो हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन कम्स इनटू द पिक्चर। अभी हमें यहाँ पर जो रिजल्ट मिल रहा है ये सिर्फ स्पेसिफिक टू दिस डायग्राम है ओनली। अगर हम चाहते हैं कि ये रिजल्ट एक यूनिवर्सल रिजल्ट बन जाए और हर केस में यूज हो सकता है, हर केस में यूज हो जाए, तो उसके लिए अब हमको फर्दर साइन कन्वेंशन इसके अंदर पुट करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन हमें यूज करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन अगर यूज कर लेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा वैलिड रहने वाला है। साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। यू की वैल्यू डायग्राम देख करके बताइए कि यू का जो वैल्यू होगी वो ओपी के इक्वल होगी, है ना, बट नेगेटिव भी Yes. होगी। तो यू की वैल्यू क्या, माइनस का ओपी है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए यू इक्वल है माइनस का ओपी के, ठीक है ना। ओके बेटा। Yes. सिमिलरली वी को देखिए, वी किसके इक्वल है, माइनस का आईपी। सिमिलरली आर किसके इक्वल है, देखिए आर, तो आर इक्वल है माइनस का सीपी।
एफ किसके इक्वल है, माइनस का, एफ को अभी रहने दीजिए, यहाँ पर मैंने ये 3 वैल्यूज आपको दिखा दी। इन तीनों वैल्यूज को मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज को लिया, ओहो, Yes. Yes, sir. तो अब मैं यहाँ पर वैल्यूज देख देता हूँ। ओपी यू के इक्वल है, तो देखिए यू इक्वल है माइनस का ओपी, तो ओपी किसके इक्वल है, माइनस का यू। ओपी की जगह मैं माइनस का यू लिख सकता हूँ, ओपी की जगह माइनस का यू लिख दिया है। आईपी किसके इक्वल है, माइनस का वी। 2 डिवाइडेड बाय सीपी किसके इक्वल है, माइनस का आर। ये आपको रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर। ये सिंपली 2 बाई आर इक्वल हो गया है 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। आपको ये रिलेशन पता है कि फोकल लेंथ इक्वल होती है आर बाई 2 के, तो 2 बाई आर किसके इक्वल है, 1 बाई एफ के, तो 1 बाई एफ इक्वल है 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। ये आपको एक फाइनल रिजल्ट मिला है। एंड इसी रिजल्ट को, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं दिस इज द मिरर फॉर्मूला। क्या है ये, मिरर फॉर्मूला है। ओके, चलिए देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है अभी, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी लिख करके आपको दिखा दिए हैं। पहला मैंने आपको ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पर देखिए ए बी आपको दिख रहा है, ए बी सिंपली द ऑब्जेक्ट। अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज कर लिया है जिसको मैंने ए बी ऑब्जेक्ट बोला हुआ है। अभी आपको नहीं क्लियर है कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी, तो अभी मैंने एक डायग्राम खुद से ले लिया है यहाँ पर। तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अभी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट आर यू वी एफ एंड आर। ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, लेट अभी मैं बोल रहा हूँ कि इसकी इमेज इस पोजीशन पे बन रही है। इमेज को मैंने बोला हुआ है ए डैश बी डैश। ये मैंने आपको इमेज की पोजीशन दिखा रखी है, ठीक है बेटा। देन अभी देखिए क्वांटिटीज डिफाइन कर रहे हैं, यू वी आर एंड एफ। यू क्या है, यू इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल विद साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है, अभी इस पे आएंगे। उसके पहले यू क्या है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन है पोल के रिस्पेक्ट में। तो हम पोल से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर मेजर करेंगे तो हमको यू मिलने वाला। आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये पोल था, ये ऑब्जेक्ट है। पोल से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर कर रहे हैं, तो ये यू है, आपने इस डायरेक्शन में इसको मेजर किया हुआ है, ठीक है। पोजीशन है। वी क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल। वी क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल। अगर ये इमेज बन रही है आपको ई डैश बी डैश, तो पोल के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ से डिफाइन कर रहा हूँ, बट साइड में दिखा रहा हूँ, तो ये आपको मैंने इमेज की पोजीशन दिखाई हुई है पोल के रिस्पेक्ट में। देन एफ क्या है, तो पहले मैंने क्या बोला था, एफ क्या है, फोकल लेंथ। अभी मैं यहाँ पे कुछ अलग वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, देखिए अभी मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एफ इज द पोजीशन ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल। मतलब ये फोकस की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू पोल, वो भी विद साइन कन्वेंशन। आर के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, पहले क्या मैंने बोला था, सिंपली डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पोल। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल विद साइन कन्वेंशन। क्लियर, ओके। तो ये मैंने आपको 4 क्वांटिटीज यहाँ पर दिखाई हुई है। अब समझते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है एक्चुअली में। देखिए, सपोज कि ये एक मिरर है, कोई भी मिरर हो सकता था, कॉनकेव कॉन्वेक्स। मैंने अभी यहाँ पर आपको कॉनकेव मिरर लेकर के एग्जांपल दिखा दिया है। ये कॉनकेव मिरर है एंड इस पे मैंने ये आपको दिखा दिया, लेट ये पोल है, लेट ये पोल है, ओके। जस्ट अ मिनट, दो केसेस मैं लेकर के चल रहा हूँ, 2 केसेस मैंने ले लिए। सपोज करिए कि इस कॉनकेव मिरर पे आपने देखा कि कुछ रेज आकर के इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, कुछ रेज आकर के इस कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट हो रही है इस तरह से। अब अगर ये रेज इस तरह से आकर के इंसिडेंट होंगी, ओके, क्लियर है क्या।
अब अगर ये रेज इस तरह से आकर के इंसिडेंट होंगी, आपसे मैं पूछूं बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए आप इंसिडेंट रेज को देखते थे फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, आपको याद है, ये आपको रोज रिवाइज करना है जब तक आपको इस पे कमांड ना हो जाए अच्छे से। तो ऑब्जेक्ट अगर इंसिडेंट रेज आपको ऐसी आती हुई दिख रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहा होगा, जहां से ये रेज आ रही थी, एंड वो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है अभी। तो दिस इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट की पोजिशन। बताइए ठीक है। एंड अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है तो फ्रॉम द पोल, जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं तो आप पोल के रिस्पेक्ट में ऐसे मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ये यू होगा। अच्छा, साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर आप देखें तो रेज हमेशा मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही तो आकर के इंसिडेंट हुई होंगी। तो रेज ऐसे आई थी, इंसिडेंट रेज ऐसे आई थी, आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया है फ्रॉम द पोल। तो वो सारी की सारी डिस्टेंसेस जो आप इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे, उनको हमें अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेना होता है। एंड वो सारी की सारी डिस्टेंसेस जिनको हम इंसिडेंट रेज की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करने वाले हैं, सेम डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, एंड इंसिडेंट रेज की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो उनको आपको नेगेटिव लेना होगा। और पता नहीं क्या, वापस से सुनिए मैंने क्या बोला। इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करने वाले हैं, उन सबको आपको पॉजिटिव लेना होगा। एंड इंसिडेंट रेज की अपोजिट डायरेक्शन में आप जो भी डिस्टेंसेस मेजर करने वाले हैं, वो सारी की सारी डिस्टेंसेस आपको नेगेटिव लेनी होंगी। इस डायग्राम में देखिए इंसिडेंट रेज लेफ्ट टू राइट जा रही थी, है ना। इंसिडेंट रेज कैसे जा रही थी, लेफ्ट टू राइट, एंड आपने यू को मेजर कैसे किया है, राइट टू लेफ्ट, तो आपको यहाँ पर यू नेगेटिव मिलेगा। यू क्या होगा, नेगेटिव। एंड अगर यू नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट आपको कैसा मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, रियल ऑब्जेक्ट है। बताइए, मैं डायग्राम थोड़ा चेंज कर देता हूँ। लेट अभी मैंने आपसे बोला कि ये मिरर था, इस मिरर पे रेज जो इंसिडेंट हो रही हैं वो कुछ ऐसे जा रही हैं। लेट इस मिरर पे रेज इंसिडेंट हो रही है, वो भी कुछ ऐसे। अब जब रेज ऐसे इंसिडेंट होंगी तो अब इस केस में क्या होगा, लेट ऐसे रेज इंसिडेंट हो रही है। इन दिस केस ये रे ऐसे आ रही थी, ये रे ऐसे आ रही थी। इस केस में आप बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। इंसिडेंट रेज अगर कन्वर्जिंग होती थी तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो ये वाली पोजीशन होगी। एंड इस केस में जब आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करेंगे फ्रॉम द पोल, तो आपको दिख रहा है कि पोल के रिस्पेक्ट में आपको ऑब्जेक्ट इधर मिल रहा है, तो यू ऐसे मेजर किया आपने। इंसिडेंट रेज भी लेफ्ट टू राइट जा रही थी, आपने मेजरमेंट भी लेफ्ट टू राइट किया है, तो आपको यू पॉजिटिव मिलेगा। एंड पॉजिटिव यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। समझ पा रहे हैं क्या, लिंक कर लीजिए इन सारी कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर दीजिए आपस में। यू पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे ही अभी यहाँ पर अगर मैं v के लिए बात करूं तो अब आपने u के लिए जो समझा, सेम चीज v के लिए भी है। लेट अगर ये लेट मैंने आपको दो केसेस दिखा दिए हैं कि ये रेज एक बार ऐसे आ रही हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेज इस बार मैं दिखा रहा हूँ ऐसे आ रही हैं, और एक बार ये रेज रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आ रही है। दो केसेस दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इन फर्स्ट केस रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन आपको ऐसे आती हुई दिख रही हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये रेज ऐसे आ रही हैं, आफ्टर द रिफ्लेक्शन आ रही हैं। तो रिफ्लेक्टेड रेज अगर आपको ऐसी मिलेंगी तो इमेज कहां पर बनती है, जहां पर ये रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन जाकर के मिलती हैं या फिर कन्वर्ज होती हैं, तो ये पोजीशन आपको इमेज की पोजीशन मिल रही है। पोल के रिस्पेक्ट में अगर आप मेजर करेंगे तो आपको v ऐसे मेजर करना पड़ेगा। अच्छा, इंसिडेंट रेज किधर गई होंगी, इंसिडेंट रेज दिख नहीं रही है, बट आपको समझना है यहाँ पर कि अगर इमेज बन रही है, रेज रिफ्लेक्ट हुई है, तो पहले इंसिडेंट हुई होंगी, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो इंसिडेंट होगी, तो डेफिनेटली लेफ्ट टू राइट ही आई होंगी रेज। लेफ्ट टू राइट रेज आ रही थी और आपने v को मेजर किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको v नेगेटिव मिल रहा है, और जब v नेगेटिव मिल रहा है तो आपको रियल इमेज भी मिल रही है। ये भी आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, है ना। एंड अगर रिफ्लेक्टेड रेज आपको ऐसी दिखती है, देखिए यहाँ पर इस केस में अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है कि रिफ्लेक्टेड रेज ऐसी होती, देख पा रहे हैं कैसे,
ये रिफ्लेक्टेड रेज है। रिफ्लेक्टेड रेज अगर डाइवर्जिंग होंगी तो इन दैट केस इमेज कहां पर बनेगी, तो आप बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं, देन आपको ये पोजीशन जो मिल रही है इस पोजीशन पर इमेज बनती है, ये आपको क्लियर है। इमेज की पोजीशन मेजर करें फ्रॉम द पोल, तो आपको इमेज की पोजीशन तो ऐसे मेजर करनी पड़ेगी। इस बार पोल ये है तो वी आपको ये मिल रहा है, एंड वी जब आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि इंसिडेंट रेज तो ऐसे गई थी एंड आपने इमेज की पोजीशन को उसकी डायरेक्शन में मेजर किया, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही मेजर किया है, तो वी आपको पॉजिटिव मिलेगा। एंड जब वी आपको पॉजिटिव मिलेगा तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होने वाली है। बताइए ठीक है ना, वर्चुअल इमेज होगी। अब एक लास्ट केस और यहां पर है, बाकी सारी चीजें यू एंड वी दोनों के लिए उसी तरह से वैलिड। अब मैं अलग अलग केसेस की बात कर रहा हूँ, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप डिफाइन करें तो लेट यहाँ पर कहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कहीं होगा, फोकस यहाँ पर कहीं होगा। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, फोकस यहाँ पर कहीं होगा। इसके लिए जब आप रेडियस डिफाइन करेंगे, दैट मीन सेंटर की पोजीशन डिफाइन करेंगे, तो ऐसे मेजर करेंगे पोल से। एंड जब फोकल लेंथ डिफाइन करेंगे तो ऐसे मेजर करेंगे फ्रॉम द पोल। एंड जब कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप फोकस डिफाइन करेंगे तो फ्रॉम द पोल बात हो रही है, तो पोल ये है देखिए, है ना। तो आप जब इससे फोकस की पोजीशन डिफाइन करेंगे तो ये होगी फोकल लेंथ। जब सेंटर की पोजीशन डिफाइन करेंगे, दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी अच्छा ये बताइए कि इस डायग्राम के अंदर इंसिडेंट रेस कैसे जारी होंगी, तो इंसिडेंट रेस तो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होनी, तो ऐसे ही आएंगी इसमें भी और इसमें भी। तो आपको क्लियरली दिख रहा है अब कि जब आप कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो इसके लिए हमेशा सेंटर की पोजीशन और फोकस की पोजीशन फ्रॉम द पोल आपको इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करने को मिलेगी। तो आपको एफ एंड आर दोनों ही नेगेटिव मिलेंगे अगर, तो आपको समझ जाना है कि किसके लिए होंगे ये, फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए। एंड राइट साइड वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों की पोजीशन। तो इस डायग्राम के अंदर आप बोल सकते हैं कि आपको एफ एंड वी दोनों पॉजिटिव मिल रहे हैं, एंड एफ एंड आर दोनों आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं। एंड अगर ये दोनों क्वांटिटीज आपको पॉजिटिव मिल रही हैं तो आप किस मिरर की बात कर रहे हैं, तो आप कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, देखिए एज वेल एज जैसे अभी हमने अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जो मेजरमेंट किए, वैसे ही अगर लेट अब आपको ऐसा भी केस दिख सकता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको ये दिख रहा है, इमेज आपको ये दिख रही है, कोई मैंने जनरल से एक डायग्राम बना दिया है, तो ऑब्जेक्ट ये है, तो लेट दिस इज ए, दिस इज बी। इमेज ये है, लेट दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। तो हमें ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट भी डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है कई बार। ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करनी होगी, इमेज की हाइट मेजर करनी होगी, तो इसके लिए हमें कैसा साइन कन्वेंशन यूज करना, समझिएगा कि वो सारे के सारे मेजरमेंट जो आप, पहले तो पॉइंट आता है कि कहाँ से मेजर करेंगे। जैसे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर कर रहे थे, तो जब हम अलोंग द वर्टिकल एक्सिस बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि सारे के सारे डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही मेजर होने वाली है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जब आप ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर कर रहे हैं, लेट ये ऑब्जेक्ट मैंने बोला हुआ है, तो ये हाइट मेजर करेंगे तो ये आपको दिख रही है। तो इस डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होंगे अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, वो सारे आपको पॉजिटिव लेने हैं। वो सारे कैसे लेने हैं, वो सारे आपको पॉजिटिव लेने हैं, तो ये पॉजिटिव है। एंड वो सारे के सारे मेजरमेंट जो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आप करेंगे, वो सारे आपको नेगेटिव लेने हैं। तो इस डायग्राम के अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है। समझ पा रहे हैं क्या, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन में बोल रहा हूँ फाइनली। ठीक है,